Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, and this is my YouTube channel Adarsh Alia. So today we are going to discuss an examination topic as this is the examination season. I'm in my hometown जहाँ पे मैं जॉब करती रही हूँ. अभी एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, और मुझे मौका मिला कुछ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने का एज एक्सटर्नल, और तब मेरे दिमाग में ये वीडियो बनाने का ख्याल आया. वैसे जब मैं पढ़ाती रहती थी तब भी कई बार मैंने ये देखा, और अब भी मैंने देखा इस बार भी, कि अच्छी अच्छी लड़कियां जिनके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, जिनका डिसेक्शन बहुत अच्छा हुआ, जो भी प्रैक्टिकल्स उनको दिए गए, एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत कॉन्फिडेंटली किया, पर जब उनको प्रैक्टिकली कुछ फेस करना पड़ा एग्जामिनर को, या स्पॉटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रैक्टिकल्स का, जिसमें कुछ स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने होते हैं. इन प्रैक्टिकल्स के दौरान प्रेजेंटिंग देयर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, उसमें कुछ कैसे उनको रिकॉर्ड को प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कैसे उसको प्रिपेयर करना चाहिए, और कैसे पढ़ के आना चाहिए, और फाइनली वाइवा वो उसमें वो स्टूडेंट्स काफी नर्वस होते दिखे मुझे. और तब मुझे ध्यान आया, और तब मुझे लगा कि एक छोटा वीडियो मैं बनाती हूँ, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो, जिनमें प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स आप कैसे सिक्योर कर सकें. तो मैंने टॉपिक लिया है बायोलॉजी, क्योंकि बॉटनी एंड बायोलॉजी इंक्लूड्स ब्रॉडली द बॉटनी एंड जूलॉजी, जो ग्रेजुएशन लेवल की ही अभी हम बात कर रहे हैं. बीएससी में ये एग्जामिनेशंस, अभी जो एग्जाम्स, हालांकि अब आगे जो एग्जाम्स मैं एमएससी का भी लेने जा रही हूँ, अगर एमएससी के लिए आपको चाहिए इस तरह के वीडियोस, आपको यूजफुल लगे, तो आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए. तो एमएससी के लिए भी मैं इस तरह के का एक वीडियो बनाना चाहूंगी. एक्चुअली अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स के रिक्वेस्ट आ गए हैं, एनवायरमेंटल साइंस पर पूरा, तो थोड़ा सा शॉर्टेज है. तो एनीवे, आज हम पहले बीएससी का देख लें. बीएससी के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का जो जनरल पैटर्न है, जिसमें जो प्रैक्टिकल पहले, इसके पहले जो सीबीसीएस सिस्टम, दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, द लेटेस्ट पैटर्न that has been nationally implemented at semester system is the choice based credit system. After implementation of this system, इस system में हर पेपर के लिए प्रैक्टिकल्स 75+25 इन जनरल, इसमें भी बहुत सारे फिर होते हैं, इंटरनल मार्क्स अलग होते हैं, 60+15. तो दैट इज अनदर सिस्टम. थियरी को अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम प्रैक्टिकल्स. इसके पहले जो सिस्टम था सीबीसीएस सीएस सिस्टम के पहले, जिसमें 2 थियरी पेपर होते थे, और दोनों थियरी पेपर को क्लब करके एक प्रैक्टिकल पेपर होता था 50 मार्क्स का. तो प्रैक्टिकल्स का जो पैटर्न्स ये है, मार्किंग का जो सिस्टम है वो जरूर अब 25 मार्क्स का हो गया है, क्योंकि अब ईच प्रैक्टिकल और एक एक पेपर इंक्लूड करता है theory 75 and practical 25. So each paper is conducting 100 carrying 100 marks. That is, so हर प्रैक्टिकल, हर पेपर के लिए अलग से 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने लगा है. तो ये तो है एग्जाम मार्किंग सिस्टम. इस मार्किंग सिस्टम, चाहे वो 25 मार्क्स का हो, चाहे वो 50 मार्क्स का हो, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है, प्रैक्टिकल के जो पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन मार्किंग होती है, वो इस तरह से होता है. फर्स्ट एक या दो, जब 50 मार्क्स के होते थे तो 2 एक्सपेरिमेंट्स होते थे. एक डिसेक्शन या इकोलॉजी का है तो इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, साइटोलॉजी का है तो साइटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, प्लस एक टेम्पररी माउंटिंग होती थी. जब से इनको 25 मार्क्स कर दिया गया है, तो जनरल जो मार्क डिवीजन है, दैट इज आई एम टॉकिंग इन जनरल, नॉट हर जगह एसेंशियली ऐसा ही नहीं होता है. इन जनरल मार्क डिवीजन इज लाइक द फर्स्ट practical that includes the experiment, that carries in general 8 marks, or rather 7 marks. This usually carries 7 marks. Then the second important part is the spotting. That is, जब 50 मार्क्स के होते थे तो 10 स्पॉट्स रहते थे, 2-2 नंबर के, 20 रहता था. बट जब इनको हाफ कर दिया गया तो कभी 5 रहते हैं, कभी 4 रहते हैं. अभी जो मैं एग्जाम्स कंडक्ट कर आ रही हूँ, उनके हिसाब से 4 स्पॉट्स दिए गए, ईच कैरिंग 2 मार्क्स.
सो टोटल हो गए 8 मार्क्स. देन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कहिए, फील्ड रिकॉर्ड कहिए, दिस इंक्लूडेड द फील्ड रिकॉर्ड्स आल्सो. कुछ इकोलॉजिकल जहाँ पे पेपर्स हैं उनमें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के साथ साथ फील्ड रिकॉर्ड्स भी थे, या स्मॉल एक्सकर्शन टूर के रिपोर्ट्स भी, जो भी हो सारा मिला करके दैट इंक्लूडेड 5 मार्क्स. एंड देन द वाइवा वाज इंक्लूडेड 5 मार्क्स. सो 8, 7, 15 and 10, 25. दिस इज द पैटर्न ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो अभी आज जो हम बात कर रहे हैं इसी पैटर्न पे बात करने जा रहे हैं. 50 मार्क्स का हो तो जस्ट डबल हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट की जगह 2 एक्सपेरिमेंट्स होंगे. नाउ द एक्सपेरिमेंटेशन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मच ऑन द एक्सपेरिमेंट पार्ट. जो एक्सपेरिमेंट वाला प्रैक्टिकल है that is carrying 7 marks. So this इसमें बस मैं इतना बताना चाहूंगी जिसमें आपके बहुत सारी चीजें, इकोलॉजी है तो इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, बायोकेमिस्ट्री है तो टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर लिपिड, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट होगा, साइटोलॉजी है, साइटोजेनेटिक्स से इंक्लूडेड प्रैक्टिकल है तो स्क्वैश प्रिपरेशन ऑफ ग्रास हॉपर या ओनियन रूट टिप आजकल सबसे ज्यादा किया जाता है एनिमल्स को के प्रोटेक्शन के लिए. उनको पकड़ना वगैरह भी काफी मुश्किल होने लगा है, तो या तो रेडीमेड स्क्वैश प्रिपरेशंस के लिए मटेरियल्स मंगाए जाते हैं, और नहीं तो ओनियन रूट टिप सबसे आसान होता है, जिसमें रूट टिप को स्क्वाश करके वे साइटोलॉजिकल डिफरेंट स्टेजेस बहुत आसानी से ऑब्जर्व किए जाते हैं माइटोसिस के, और ग्रासहॉपर टेस्टिस फॉर मियोसिस. तो इस तरह से स्क्वाश प्रिपरेशंस हो सकते हैं, डीएनए आइसोलेशन हो सकता है, बायोस्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस हो सकता है, वाटर एंड सॉइल एनालिसिस हो सकता है, जो भी एक्सपेरिमेंट हो. तो इन जो एक्सपेरिमेंट का मार्किंग है आपका, उसमें आपको आंसर बुक जो आपको दिया जा रहा है, आंसर बुक में आपको कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना है. इस एक्सपेरिमेंट की जो मार्किंग होनी है वो आपको करके एक्सटर्नल को दिखाना है. आंसर बुक में आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, और कभी कभी एग्जामिनर्स कहते हैं, जैसे हम लोगों ने भी कहा, से आपको ग्रासहॉपर ओनियन रूट टिप ग्रासहॉपर टेस्टिस दिया गया है तो आप उसका एक डायग्राम बनाइएगा, वो आर्टिस्टिक नहीं हो, क्योंकि आपने जो स्लाइड बनाया है, टेम्पररी स्लाइड स्क्वैश किया है, टेम्पररी स्लाइड बनाया है, उसकी माउंटिंग की है, तो सारी मार्किंग आपकी ये 7 मार्क्स एक्सटर्नल आपने जो प्रैक्टिकल किया है उस पे वो मार्क कर चुका है. आंसर बुक में आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, जो प्रैक्टिकल आपने किया है उसका वो यहाँ पे ड्रॉ कर देना है. अब आप इसको कितना भी सजाइए, कितना भी डेकोरेट कीजिए, इस पे मार्किंग आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है आपके प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे. यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स आपको जब स्क्वैश प्रिपरेशन ऑफ ओनियन रूट टिप दिया गया है तो वहाँ पे आप बायोकेमिस्ट्री नहीं लिख सकती हैं. जो प्रैक्टिकल है उसका एक डायग्राम बना दीजिए, इसमें मार्क्स आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं. सो दिस इज एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. नाउ कम टू द स्पॉटिंग, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. स्पॉटिंग के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए, एज वी हैव सीन in the examination that I have conducted, there were 4 spots. Question number 2. There were 4 spots, each carrying 2 marks, total 8 marks. Now, see how to secure almost 10% mark in these spots. ये जो 5 spots हैं जिसमें सबसे बड़ा मैं लैकिंग देखती हूँ, लैक्यूना देखती हूँ रादर स्टूडेंट्स का, कि वो एक एक स्पॉट पे इतना समय. दिस इज 8 marks and each spot, for each spot you will get 2 minutes only. आपको बेल स्टॉप वॉच लेकर के बैठते हैं असिस्टेंट्स, और हर 2 मिनट पे आपको चेंज करना होता है अपना पोजीशन. यूजुअली जब स्टार्ट करेंगे आप स्पॉट्स तो यूजुअली क्या होता है, 4 स्पॉट्स हैं तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से मार्किंग की रहती है, और आपको ये 4 स्पॉट्स लगा दिए गए हैं. से 1 इज म्यूजियम स्पेसिमेन, सेकंड इज स्लाइड, थर्ड इज बोन मसल, फोर्थ इज इक्विपमेंट टूल, जो भी है आपके. तो ये 4 स्पॉट्स दिए गए. यहाँ पे मान लीजिए 1 में आपको एक कोई म्यूजियम स्पेसिमेन, कोई ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, 2 पे स्लाइड्स दिए हुए हैं, 3 पे कुछ
और दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में, कुछ इक्विपमेंट के बारे में, जो भी दिया हुआ है वो तो एक्सटर्नल डिसाइड करेंगे, इंटरनल डिसाइड करेंगे। अब सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान देनी है, जो सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट नंबर 1 पे खड़ा है वो स्पॉट नंबर 1 लिखेगा अपने आंसर बुक में। जो 2 पे खड़ा है वो 1 नंबर से शुरू नहीं करेगा, वो 2 से अपना आंसर शुरू करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर 2 पर पहले आए हैं तो वो आपका पहला स्पॉट नहीं हो गया, वो 2 नंबर है तो वो 2 नंबर ही स्पॉट रहेगा। अगर आपने इसकी जगह 1 लिख दिया तो इट इज अप टू एक्सटर्नल, वो ध्यान दे या नहीं दे। उसके पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से 2 नंबर पे स्लाइड है, आपने 1 नंबर लिख करके स्लाइड बना दिया तो ही मे मेक इट 0, वो पूरा क्रॉस कर दे सकते हैं क्योंकि आपका स्पॉट नंबर के हिसाब से उनके पास लिस्ट है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू take notice, very important notice, that is you have to be very particular about writing the spot number. सबसे पहला चीज हो गया स्पॉट नंबर। जो 1 पे खड़े हैं 1 से शुरू कीजिए, जो 2 पे खड़े हैं 2 से शुरू कीजिए, जो 3 पे खड़े हैं 3 से शुरू कीजिए, जो 4 पे खड़े हैं 4 से शुरू कीजिए। सो दैट इज स्टार्टिंग। नाउ दैट देन लेट अस कम टू आपको स्पॉट्स में यूजुअली क्या क्या दिया जा सकता है। पहला होता है स्पॉट्स में म्यूजियम स्पेसिमेन। स्पॉट्स में जो प्रैक्टिकल स्पॉटिंग के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए जाते हैं उनमें सबसे पहला होता है, ज्यादातर, हमेशा जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे पेपर है जिनमें म्यूजियम स्पेसिमेन पढ़ना ही नहीं है, तो वहां पे आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाएंगे, इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे या जो भी एक्सटर्नल डिसाइड करें। बट यूजुअली जस्ट फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, इट इज म्यूजियम स्पेसिमेन इंक्लूडिंग that म्यूजियम स्पेसिमेन का मतलब हो गया लिविंग सॉरी ऑर्गेनिज्म। आपको ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, वो स्लाइड्स में भी हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, होल माउंट्स जिनको हम कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहां से हम शुरू करें। यूजुअली हम मान करके चलते हैं कि जो फर्स्ट जो स्पॉट होता है, अगर वहां पे आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में उस प्रैक्टिकल पेपर में पढ़ना है तो ज्यादातर वही होता है कि पहले आपको म्यूजियम स्पेसिमेन दिया जाता है, पहला नंबर पे हो या चौथे नंबर पे हो। म्यूजियम स्पेसिमेन अगर आपके पास है, आइडेंटिफाई करना आपको ऑर्गेनिज्म को, तो उसको आपको वो जो आपके 2 नंबर हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, हर स्पॉट 2 नंबर कैरी कर रहा है, उस 2 नंबर को आप कैसे डिवाइड कीजिएगा, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। सबसे पहला आपका आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर यू हैव गॉट, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म, वेल लेबल्ड। ये डायग्राम आपका बहुत ही स्केच्ड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल स्केच कीजिए। दिस इज द अमीबा, इसको बहुत डायग्रामेटिक नहीं बनाइए। मान लीजिए आपको अमीबा दिया गया होल माउंट में, तो एक डायग्राम बनाइए जिसमें अमीबा के हर पार्ट को आप दिखाएं और उनको इमीडिएट लेबल कीजिए। आपको टाइम को डिवाइड करना है, हाफ 2 मिनट में आपको हाफ मिनट डायग्राम के लिए रखना है। वेल लेबल डायग्राम हो गया, दैट शुड बी इन द 1/4 टाइम, हाफ मिनट इज फॉर डायग्राम। देन सेकंड विल बी, इस डायग्राम को देख करके यू हैव टू क्लासिफाई, you have to classify, and that क्लासिफिकेशन में भी आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बीएससी लेवल पे यूजुअली और अप टू ऑर्डर जाना है आपको, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर एंड सुपर ऑर्डर अगर हैं तो बस दुनिया भर का क्लासिफिकेशन लोग डाल देते हैं। इवन रिकॉर्ड में भी याद रखना मुश्किल हो जाता है, एक भी मिस्टेक हुआ तो नंबर पूरी तरह कट जाएगा। और अगर आपसे रिक्वायर नहीं किया गया, मांगा नहीं गया डिवीजन, किंगडम, सुपर किंगडम, तो आप 50 देते रहिए, सही भी होगा तो एक्स्ट्रा नंबर आपको नहीं मिलने जा रहा। सो आप एट बीएससी लेवल यू आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई अप टू ऑर्डर्स, कहीं कहीं तो अप टू क्लास ही रहता है। तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस। नाउ अगेन फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस तो आप दीजिए, दैट इज द साइंटिफिक जेनेरा नेम। नाउ द लास्ट इज स्पीसीज। इफ यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द स्पीसीज, जो स्पीसीज आपको दिया गया है आप बहुत श्योर हैं,
तभी आप स्पीसीज का नाम लिखिए, नहीं तो आप जैसे राना फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रॉग दिया गया है तो उसका इंडियन फ्रॉग का नाम होता है राना टिग्रीना। इफ यू आर वेरी मच श्योर दैट दिस इज टिग्रीना, ये राना टिग्रीना ही है, तो आप राना लिखिए जीनस में, स्पीसीज में लिखिए टिग्रीना, और जब कमेंट लिखना शुरू कीजिएगा तो कॉमन नेम विल बी फ्रॉग। से यू हैव बीन गिवन हाइला, दैट इज द ट्री फ्रॉग। अब उस ट्री फ्रॉग में आप स्पीसीज के लिए बहुत श्योर नहीं है, सो देन you just write down hyla, and in the species you write down the species because you are not very much sure. तो कोई भी स्पीसीज कहीं भी बुक से पढ़ करके नहीं लिखिए, स्पीसीज की जगह ये आप स्पीसीज लिखिए, कॉमन नेम में ट्री फ्रॉग लिखिए। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। देन आफ्टर द क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स द comments. The third point will be the comments, and this in this comment point, in this comment category, you should start for your म्यूजियम स्पेसिमेन और ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला लाइन आपका सबसे, अगर वो बहुत स्पेसिफिक है, मान लीजिए आपको पेरिपेटस दिया गया है, तो पेरिपेटस का न्यूजीलैंड बहुत स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इट इज वेरी मच एडवाइजेबल, आप इट विल बी वेरी इंप्रेसिव इफ यू स्टार्ट विथ द फर्स्ट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, बट दैट शुड बी वन लाइन। यू कीप इन योर माइंड, हाफ मिनट आपको लग गया है डायग्राम बना के लेबल करने में, हाफ मिनट यू आर सपोज टू डू फॉर द क्लासिफिकेशंस। अब आप इसमें अपने टाइम को एडजस्ट कीजिए, और बिल्कुल आपको 2 मिनट में आपको शिफ्ट कर जाना है अपनी पोजीशन से, कीप इन योर माइंड, एंड रेस्ट 1 मिनट में आप कमेंट्स भी लिखने हैं आपको, और आइडेंटिफाई कंक्लूजन भी आपको देना है। सो फर्स्ट पॉइंट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पॉइंट, इट इज वेरी मच एडवाइजेबल कि हमेशा आप म्यूजियम स्पेसिमेन को इस तरह से लिखिए तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप बहुत स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो जाइए, दूसरे पॉइंट पे आइए, और नहीं तो आप हैबिट हैबिटेट से शुरू कीजिए। सेकेंड पॉइंट विल बी हैबिट एंड हैबिटेट, किस तरह का उनका हैबिट है, वो कहाँ रहते हैं, नॉक्टर्नल हैं, डायोडनल हैं, हवा में रहते हैं, एरियल हैं, आर्बोरियल हैं, एक्विटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, दैट इज द हैबिट एंड हैबिटेट। और कुछ स्पेसिफिक बरोइंग एनिमल हैं, स्विमिंग एनिमल हैं, वो उनके हैबिट हैबिटेट भी 1 या 2 लाइन से ज्यादा आप नहीं दे सकती हैं। एंड देन द थर्ड पॉइंट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफाइंग or very peculiar characteristics that should be identifying characters 3, 4, 5। आपके पास जितना समय बचता है, पहले आप डायग्राम बना चुकी हैं, लेबल कर चुकी हैं, and your last line will be hence these characters have been observed in the given specimen or the organism or the slide. The given spot is, this spot is Rana tigrina, or the frog, or the slide of Hydra or Obelia, like this. So this is the pattern, this is the way how you should answer the classification, the museum specimen for your spotting. ये तो पहला हो गया आपका, होल माउंटिंग हो, ऑर्गेनिज्म हो, उसके लिए। नाउ दूसरे तरह के स्पॉट्स होते हैं, यूजुअली इन जनरल वी आर डिस्कसिंग। अब इसमें आपको जो भी दिया गया है उस पे आप मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये पैटर्न हमेशा ध्यान में रखिए। तो सेकेंड टाइप ऑफ स्पॉट्स आर यूजुअली द बोन्स एंड द स्लाइड्स। बोन्स हो सकते हैं, बोन्स एंड स्लाइड्स, और the practical tools, particular tools हो सकते हैं, then models वगैरह रखे जाते हैं usually, जैसे the different types of homology and analogy of organs, etc etc, बहुत तरह के साइटोलॉजिकल स्लाइड्स में। अब ये बोन्स में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ज्यादा लिम्ब बोन्स हैं, गर्डल बोन्स हैं, स्कल है, ब्रेन है, वर्टिब्री के बोन्स हैं, वो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हो सकते हैं। स्लाइड्स यूजुअली कितने तरह के हो सकते हैं? द फर्स्ट इज द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स,
embryological slides, cytological slides. So like that. अब हम cytological slides जिसमें meiosis और mitosis के different stages हो सकते हैं. Then these are the different types of slides which can be given to you. तो बोन्स के बारे में तो आपको बस वही है, आपको बोन्स को आइडेंटिफाई करना है. अगर बोन्स आपको दिए गए हैं तो वो बोन कहाँ का बोन है, उसके आगे पीछे कौन कौन से बोन रहते हैं, किन से वो जुड़े रहते हैं. से लिम्ब बोन्स है तो वो किस गर्डल से जुड़ा रहता है, और सपोज के हाइंड लिम्ब का बोन है, दैट इज ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना, फोर लिम्ब का बोन है, सॉरी. तो वो नेचुरली वो पेक्टोरल गर्डल से जुड़ा हुआ होगा, तो उसके ग्लेनार्ड कैविटी से में उसका ह्यूमरस का हेड फिट होता है, और बेस नीचे रेडियो अल्ना में या जो कंसर्न लिम्ब बोन्स हैं उनमें जाकर के जुड़ेगा. तो जो भी वो बोन्स हैं वहाँ आगे पीछे किस बोन से जुड़े हुए हैं, क्या उनका डायग्राम है. डायग्राम हमेशा आपका मार्क्स कैरी करेगा, लेबल डायग्राम एंड लेबलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बोन्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसका डायग्राम बनाना, लेबलिंग करना, कमेंट्स देना, एंड लास्टली टू आइडेंटिफाई. इन लास्ट अगेन आइडेंटिफाई विच बोन दिस इज. ये हो गया बोन के बारे में. देन स्लाइड्स. स्लाइड्स में एज वी हैव सीन मेनली इंपॉर्टेंट तीन तरह के स्लाइड्स हो सकते हैं. हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स. अब इसमें अनऑफिशियली मैं एक बात आपको हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स में और साइटोलॉजिकल स्लाइड्स में, दिस इज वेरी अनऑफिशियल थिंग, इट इज नॉट एनी रूल, बट जो हमेशा से हम प्रैक्टिकल्स करते आ रहे हैं, जो भी आपको स्लाइड्स दिए जा रहे हैं स्पॉट में, वो वही उन्हीं स्लाइड्स के बीच में है. यूजुअली 99% यही होता है कि आपने जो प्रैक्टिकल कोर्स के दौरान सेमेस्टर में जब आप क्लासेस कर रही हैं, तो प्रैक्टिकल में आपको अटेंटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही उन्हीं स्लाइड्स में से बहुत कम ऐसा होता है कि एक्सटर्नल अपने साथ स्लाइड लेके आते हैं कि इसको दीजिए. शायद ही कभी होता है. ज्यादा जो आपके पास आपके लैब में जो स्लाइड्स हैं वही दिए जाएंगे. हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स बोलिए, साइटोलॉजिकल स्लाइड्स बोलिए, इनमें इनको आपको फिक्स कर दिया जाएगा एक पॉइंट पे, लो हाई पावर में या लो पावर में, जैसा आपको दिखाया गया वैसा, और आपको आइडेंटिफाई करना है. तो इसमें अब हम अनऑफिशियली एक हिंट आपको देना चाहते हैं कि जो प्रैक्टिकल्स आपके लैब में जो स्लाइड्स हैं, कभी कभी एग्जैक्टली आपको ये अलाउड तो है नहीं कि आप स्लाइड्स को मूव करके देख सकिए. आपने जब प्रैक्टिकल किया था तो कोई और एरिया हिस्टोलॉजिकली आपने ऑब्जर्व किया था, वहां जहां फिक्स करके दिया गया है वो कोई और एरिया है. तो थोड़ा सा दिस इज वेरी अनऑफिशियल. मैं हमेशा बार बार कह रही हूँ, ये कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, ऑफिशियली अलाउड तरीका नहीं है, बट चूंकि वो आपके लैब का स्लाइड है, तो थोड़ा आप स्टडी करते समय, रिवीजन करते समय थोड़ा सा ध्यान दे सकती हैं कि वो उसका मॉर्फोलॉजिकल लुक, आउटलुक कैसा है उस स्लाइड का. तो वो आपको हिंट दे सकता है पहचानने में, क्योंकि साइकोलॉजी में कुछ माइटोटिक डिवीजन के डिफरेंट फेजेस के स्लाइड्स होंगे, कुछ लिमिटेड नंबर. हिस्टोलॉजी में ऑफ कोर्स अनलिमिटेड नंबर हो जाते हैं, तो उसमें बहुत मुश्किल है, वो आपको बहुत अटेंटिवली ही देखना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ही जरूरत है. बट ये जस्ट आपको हेल्प करने के लिए, कितना हेल्प होगा वो भी मैं नहीं जानती हूँ, बट अनऑफिशियली हम लोग जो करते थे, आप एक नजर डाल के कुछ अपने दिमाग में रख सकती हैं कि दिस इज द कलर और दिस कवर स्लिप का शेप, या कभी कुछ और मार्क, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाइए. बट दैट इज नॉट एनी ऑफिशियल हिंट, ये कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है. तो जब आप जो भी हो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स में, आपको हिस्टोलॉजी आप से पहचान आइडेंटिफाई करना है, ये कहाँ का स्लाइड है, किसका कौन सा सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है, डायगोनल सेक्शन है, सजाइटल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन है, जो भी है वो लिखना है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है, वो लिखना है. उसके बाद ये जो स्लाइड्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा नंबर इन स्लाइड्स में आपको अपने इनके कमेंट्स लिखने पर ही हैं. तो मैक्सिमम मार्क्स आपको कमेंट्स पर ही मिलेंगे. कैसे आपने पहचाना कि वो स्लाइड ऐसा है, मान लीजिए वो
इस तरह से उसमें लंबे लंबे अगर वो बने हुए हैं फिंगर की तरह के प्रोजेक्शंस, तो इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल लेयर। इंटेस्टाइन का टीएस में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं। द इनर मोस्ट लाइनिंग जो म्यूकोसा सब म्यूकोसा लेयर होता है वो मिल करके इंटेस्टिनल एपिथेलियम काफी बड़े बड़े फिंगर प्रोजेक्शंस में होते हैं। स्टमक के गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है इस तरह से। तो ये सारा आपको आइडेंटिफाइंग फीचर्स हो जाएंगे। ये इनको आपको आइडेंटिफाई करना, ये तो आपको पढ़ के प्रैक्टिस करके ही सीखना होगा। तो आइडेंटिफाइंग फीचर्स हो गए आपके हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स के लिए। कमेंट लिखिए, और इसमें बहुत डिवीजन की ये लिखना है ये लिखना है स्लाइड्स में नहीं होता है। आपको अपने टाइम के हिसाब से कमेंट्स देने हैं और उन कमेंट्स के आधार पर आइडेंटिफाई करना है, दैट्स ऑल। एम्ब्रियोलॉजिकल स्लाइड्स नेक्स्ट आता है। एम्ब्रियोलॉजिकल स्लाइड्स, एम्ब्रियोलॉजिकल स्लाइड्स में ज्यादातर ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला का होल गैस्ट्रुला, होल ब्लास्टुला, मॉड्यूला या उनका सीएस दिया जा सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। उसमें आप उनकी कैविटी के बेसिस पे पहचान सकती हैं, ब्लास्टोसील, आर्किंट्रॉन एंड मॉड्यूला इज द बॉल ऑफ द सेल, वो आप पहचान सकती हैं। दूसरा जो ट्रेंड है एम्ब्रियोलॉजिकल स्लाइड्स में जो सबसे ज्यादा आते हैं, चिक एम्ब्रियो के स्लाइड्स आते हैं ऑफ वेरियस ड्यूरेशंस, 24 आवर, 48 आवर्स, 36 आवर्स, पहले होना चाहिए 36, 72 आवर्स। दीज आर द आवर्स, इतने आवर्स के पुराने चिक एम्ब्रियोज के स्लाइड्स आपको दिए जाते हैं। इनका आप थियोरेटिकली आपने लिखा हुआ है, उनका डायग्राम बनाइए, उनके बाकी के कैरेक्टर्स बताइए, उनके उनका जो डेवलपमेंट है, कहाँ ब्लड वेसल्स वगैरह, वो सारा बनाइए। बट एम्ब्रियोलॉजिकल स्लाइड्स, स्पेसिफिकली चिक एम्ब्रियो के स्लाइड्स में द मोस्ट मार्क फेचिंग फीचर इज द नंबर ऑफ सोमाइट्स। ये आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं, जिनको काउंट करके आप ये पहचान सकती हैं इमीडिएटली कि वो कितने आर का एम्ब्रियो है। और अगर आपने अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स आप थोड़ा बहुत मिस भी करती हैं, नंबर ऑफ सोमाइट्स, जैसे 24 आवर्स में यूजुअली 4 to 6 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स होते हैं, 72 आवर्स में 33 to 36 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स होते हैं। तो ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर आपके पहचानने के लिए, अब 36 तो आप नहीं पहचान काउंट कर सकती हैं, बट वो डेफिनेटली उसको देख करके आप पहचानिएगा। आप काउंट करिए या नहीं करिए, आप अगर वो 72 आवर्स में लिख रही हैं तो 36 पेयर्स का आपको, 33 to 36 पेयर्स का एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट होना ही चाहिए, दैट इज द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर। तो इस तरह से नंबर ऑफ सोमाइट्स इज द मोस्ट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर। तो इस तरह से एम्ब्रियोलॉजिकल स्लाइड्स में सबसे ज्यादा मार्क फेचिंग तब है जब आप बाकी के फीचर्स उसके लिखिए, बाकी के कमेंट्स लिखिए, पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए नंबर ऑफ सोमाइट्स पर, एंड देन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। हर 36 आवर्स के बाद ब्रेन का डेवलपमेंट होने लगता है, तो उनके बेसिस पर ब्लड वेसल्स अपीयर होने लगते हैं, तो उन वो सब कैरेक्टर्स लिखते हैं। सो दिस इज अबाउट द एम्ब्रियोलॉजिकल स्लाइड्स। देन साइटोलॉजिकल स्लाइड्स, डेफिनेटली इसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के बेसिस पर माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होगा। मियोसिस में फर्स्ट प्रोफेज, सेकंड प्रोफेज, थर्ड प्रोफेज पे ज्यादातर उस तरह के स्लाइड्स होते हैं। फर्स्ट प्रोफेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डायकाइनेसिस के स्लाइड्स हो सकते हैं। देन सेकंड, फर्स्ट मेटाफेज, फर्स्ट एनाफेज, फर्स्ट टेलोफेज, उस तरह के स्लाइड्स होंगे, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो स्लाइड्स में इन जनरल आपको कमेंट्स पर ही मार्क्स मिलते हैं। तो दिस इज अबाउट द स्लाइड्स। देन कम्स द टूल्स एंड द मॉडल्स। ये सारी चीजें, ये इन सब पे आपको कमेंट्स पर ही मार्क्स मिलेंगे। मॉडल्स में बहुत तरह के होमोलॉगी एंड एनालॉगी ऑफ ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें अपेंडेजेस होते हैं प्रॉन के, देन माउथ बॉडी पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोचेस फॉर एग्जांपल। इस तरह के जब स्लाइड्स आएंगे तो उनमें आपको हर एक पार्ट के बारे में कम से कम मेंशन करना होगा, और उनका लोकेशन, उनका फंक्शन, एक एक लाइन में हमेशा दिमाग में आपको टाइम रखना होगा। So in this way,
the spotting or the identification is the area in which you can get good marks by answering these areas. ये अच्छे से आप मार्क्स अगर आप करती हैं तो 2 out of 2 आप यू कैन इजीली गेट। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि 2 मिनट में अगर खत्म करना है तो खत्म करना है, आपको बेल बज के आपको शिफ्ट करना है। अगर एक पे आपने 4 मिनट लगा दिया तो उसमें आपके 2 मार्क्स से ज्यादा फिर भी नहीं मिलेंगे, पर दूसरा जिसको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसमें आपको 0 मिल जाएगा। सो ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। सो हो गया स्पॉटिंग। नाउ द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द प्रैक्टिकल रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन। आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट, थर्ड नंबर है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, presentation of the practical record and field report। जूलॉजी बॉटनी में फील्ड रिपोर्ट छोटे या बड़े, लॉन्ग या शॉर्ट ट्रिप्स बहुत ज्यादा होते हैं तो कराए जाते हैं। मस्ट एक नॉर्मली तो मस्ट होता है। लास्ट पैंडेमिक ईयर्स में कितना पॉसिबल नहीं हुआ है, बट होता भी है। तो शॉर्ट ट्रिप्स वगैरह हैं तो बहुत बार छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कह दिया जाता है, चार्ट एंड मॉडल्स बनाने के लिए, तो ये आपका एक साथ प्रेजेंट हो जाता है। तो ये दिस कैरीज 5 मार्क्स। और ये आपने जो प्रैक्टिकली अपने सेमेस्टर के दौरान जो 6 मंथ के सेमेस्टर में जितना अपने क्लासेस किए हैं उसी पर डिपेंड करता है। तो इसमें आप एग्जाम के दिन कुछ नहीं कर सकते, ये आपको प्रॉपर थ्रू आउट द प्रोसेस जब आप चल रही हैं, बहुत जब ऑनलाइन भी, अभी तक बहुत ज्यादा ऑफलाइन नहीं भी शुरू हुआ है, तो ऑनलाइन में भी आपको टीचर्स बताती जाती हैं कि ये प्रैक्टिकल्स आज ये स्टडी कर लीजिए, इसको ड्रॉ करके बना लीजिए। तो जब इस पे ध्यान, इसलिए मैं ज्यादा आपको एम्फसाइज कर रही हूँ कि जब आप ये रिकॉर्ड बना रही हैं तब आप हमेशा दिमाग में रखिए कि वाइवा की जब आप तैयारी कीजिएगा तो आप थ्योरी में आपको पोर्शंस दिए हुए होते हैं, उनको पढ़ के आप जाती हैं। प्रैक्टिकल में एक एंडोक्राइन ग्लैंड आप पढ़ रही हैं, थायराइड ग्लैंड, वो एग्जाम में थायराइड ग्लैंड लिखा हुआ है। वाइवा में उस थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, एंडोक्राइनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जिस चीज को पढ़ रही हैं, जब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाइए तो सबसे पहले तो अरेंज कीजिए सेक्शन वाइज। म्यूजियम स्पेसिमेन का एक सेक्शन बनाइए, स्लाइड्स का एक सेक्शन बनाइए, स्लाइड्स में बोन्स का एक सेक्शन बनाइए, स्लाइड्स में एम्ब्रियोलॉजिकल स्लाइड्स का सेक्शन बनाइए। इस तरह से अरेंज कीजिए रिकॉर्ड को। और दूसरी बात, जब आप लिख रही हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में कमेंट्स, आप जानती हैं आप एक पेज में डायग्राम्स बनते हैं और उनका राइट हैंड साइड में कमेंट पेपर में आप कमेंट लिख रही हैं, वहीं पे आप ध्यान दीजिए कि कमेंट पॉइंट वाइज लिखिए, उसमें स्टोरी नहीं लिखिए, उसमें आप ऐसे नहीं लिखिए, जो भी आप लिख रही हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम के पहले वाइवा की तैयारी कीजिएगा तो एग्जैक्टली वही पढ़ के आइएगा जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखा है। इससे ज्यादा पढ़ने का आपके पास ना पेशेंस रहेगा ना टाइम रहेगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पे मैंने ध्यान दिया है कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, फील्ड रिपोर्ट, जो भी आपका फील्ड रिपोर्ट है, आप कहीं गई हैं, एक जू में गई हैं, वहां पे आप किसी एक टाइगर पर अपना रिपोर्ट बनाया, टाइगर को स्टडी किया, तो जब आप रिपोर्ट बनाइए तो उस एस्पेक्ट से रिलेटेड छोटी छोटी बेसिक चीजों को, बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी करने पर बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर करके आइए, सो दैट ज्यादातर क्वेश्चंस वाइवा आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से, आपके फील्ड रिपोर्ट से ही होते हैं, या फिर जो प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, जो एक्सपेरिमेंट आप कर रही हैं। तो जब भी दो चीजें, फील्ड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा बोस, फोर्थ जो है आपका वाइवा बोस, इन दोनों को आप हम कंबाइंड देख सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आपने बनाया है वाइवा के लिए, आप वही पढ़िएगा, और वाइवा की जब आप तैयारी कीजिए तो पहले बेसिक कंसेप्ट्स पर ध्यान दीजिए। बहुत बार ये ज्यादातर मैंने देखा है कि आपको बोन मिला है, आपने बोन पहचान तो बहुत अच्छे से लिया है कि ये रेडियो अल्ना बोन है, बट अब ये रेडियो अल्ना बोन कहाँ का है, कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या फंक्शन है,
ये आगे किस बोन से जुड़ा रहता है, पीछे किस बोन से जुड़ा रहता है, ये चीज ध्यान दीजिए। एम्ब्रियोलॉजी में आप ब्लास्टुला दिया गया है, तो ब्लास्टुला से रिलेटेड, ब्लास्टुला किस स्टेज पर डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, उसका जो ब्लास्टोसील है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ब्लास्ट जर्मिनल लेयर्स क्या होते हैं, ऑल दीज बेसिक थिंग्स यू शुड नो टू डू गुड इन योर वाइवा। तो नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स, मुझे लगता है काफी लंबा वीडियो हो चुका है, मैं स्पॉट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहती थी। एंड ऑल टुगेदर आई थिंक मैंने काफी कुछ आपको आइडिया दिया है कि आप बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में, बॉटनी हो या जूलॉजी का, बीएससी के लेवल पे अच्छी मार्क्स सिक्योर कैसे कर सकती हैं। इकोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स हैं, बायोस्टैटिक प्रैक्टिकल्स हैं। अब बायोस्टैट में मीन मीडियन मोड में से कुछ भी आपको निकालने के लिए कहा गया है, तो आपको रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं सबके बारे में, सबका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, कैलकुलेशन के इक्वेशंस मालूम होने चाहिए। तो ऑलवेज कीप योर माइंड ऑन द बेसिक कंसेप्ट्स। कई बार मैंने देखा है फ्लोरा फौना का डिफरेंस नहीं पता है, फाइटोप्लैंक्टन जूओप्लैंक्टन का डिफरेंस नहीं पता है, वाटर एनालिसिस कर रही है तो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट पर गड़बड़ा जाते हैं। आप जानते हैं आपकी वो है क्या, उसको एक्सप्रेस करना आप इमीडिएट नहीं कर पाते हैं। So whenever you are doing preparations for the practicals, keep in your mind कि इनसे क्या क्या किन किन तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट good marks, secure good marks in your practical examination. So all the best for your upcoming examinations. We'll see in the next class. Do like, share, and subscribe the channel. If you like it, press the bell icon to get the further notifications of upcoming videos. Thank you.